नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो से हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी का एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लास 6 से लेकर एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, ज़्यादातर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब से। तो हम लोग इस वीडियो से यही शुरू करने वाले हैं कि क्लास 6 की जो ज्योग्राफी है उसके सारे चैप्टर्स हम लोग करेंगे और उसके बाद हम क्लास 7 और 8 भी करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सबके काम में आएगी और जो बच्चे क्लास 6 में अभी पढ़ रहे हैं उनके भी काम में आएगी, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं वो लोग भी इस वीडियो को अंत तक देखें। आशा करता हूँ सभी के बहुत काम आएगी ये वीडियो, और मैं डिटेल्स में ये चैप्टर पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए अंत तक और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोगों को पहले ये जानना पड़ेगा कि जियोग्राफी का मीनिंग क्या है, मतलब उसका अर्थ क्या है। तो जियोग्राफी, जैसा कि शब्द आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये शब्द दो ग्रीक शब्द से बना हुआ है। एक है जी और दूसरी है ग्राफिया। जीई और ग्राफिया, ये जो दो शब्द हैं ये ग्रीक शब्द हैं और इनका अर्थ है, जी का अर्थ है भूमि या लैंड, और ग्राफिया का मतलब है राइटिंग यानी कि लेखन। तो भूमि के संबंध में जो लेखन है उसको हम लोग क्या कहेंगे, जियोग्राफी। यानी कि जियोग्राफी में हमारी भूमि यानी कि पृथ्वी के संबंध में लेखन है, मतलब लिखा हुआ है। तो आइए पहले इसका अर्थ हम लोग देख लेते हैं। इसका अर्थ है, भूगोल वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपर स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे कि पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी आदि का ज्ञान होता है। तो भूगोल वो शास्त्र है जिससे क्या होता है, पृथ्वी के स्वरूप, मतलब पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी में क्या क्या है, उसके जो प्राकृतिक विभाग है जैसे कि पहाड़, देश, महादेश, महासागर, नगर, नदी, ये सब का ज्ञान हमें होता है, हम लोगों को जानने को मिलता है। ठीक है, और जो हमारा चैप्टर है आज का, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अर्थ इन द सोलर सिस्टम यानी कि जो सोलर सिस्टम है उसमें हमारी पृथ्वी। सोलर सिस्टम क्या है, हमारा सौर मंडल। सौर मंडल जो उसका अंग्रेजी शब्द है सोलर सिस्टम, ये भी एक दूसरी भाषा के शब्द से बना हुआ है। ये दो लैटिन शब्द है, देखिए, सोल और सोलारिस, इन दोनों में से ही सोलर शब्द आया है। और सोलर शब्द का अर्थ है परटेनिंग टू द सन, मतलब सूर्य से संबंधित, ऐसा कुछ जो सूर्य से संबंधित हो। और सिस्टम का अर्थ तो हमें पता ही है, प्रणाली। तो सूर्य से संबंधित प्रणाली, उसको कहते हैं सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के चैप्टर की ओर। उससे पहले देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द वर्ड जियोग्राफिया। ये जो वर्ड हम लोगों को मिला है जियोग्राफी, ये तो दो वर्ड से मिला है ना, जियो और ग्राफिया। तो पहले किस इंसान ने सबसे पहले इसका यूज किया था, मतलब इसको व्यवहार में लाए थे कौन। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दीजिए और वीडियो के अंत में मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं हमारे चैप्टर की ओर। देखिए यहाँ पे अर्थ इन द सोलर सिस्टम जो चैप्टर है, यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है, जैसे कि हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट, वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई, सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। मतलब तारों के बारे में लिखा है कि पहले एक तारा हमको दिखता है, मतलब संध्या के समय या उसके बाद जब हम लोग आकाश की ओर देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है, पहले तो एक दो तारे नजर आते हैं, बाद में जैसे जैसे समय गुजरता है क्या होता है, तारे बढ़ने लगते हैं, और कुछ समय बाद तो इतने तारे हो जाते हैं, मतलब अनगिनत, उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। सही है ना। तो ये सब पार्ट हम लोग अभी नहीं पढ़ते, हम लोग सीधे हमारे
जो काम का चीज है, मुद्दे की बात वहां पे आते हैं। ठीक है, देखिए, along with these bright objects you may also see the moon on most of the days. It may however appear at different times in different shapes and at different positions. You can see the full moon only once in a month's time. तो जो तारे हैं उनके साथ हमें क्या दिखाई देता है, हमें मून भी दिखाई देता है, मतलब हमारा चंद्रमा सभी का प्यारा। तो लेकिन रोज तो चंद्रमा एक ही आकार का नहीं रहता ना, शेप तो उसकी बदलती रहती है। तो क्यों बदलती है, देखिए, इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा, जब पूर्णिमा के दिन यानी कि फुल मून नाइट पर चांद हमें पूरा दिखाई देता है, मतलब पूरा गोल दिखाई देता है। और ए फोर्टनाइट लेटर यानी कि 15 दिन बाद यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, आप चंद्रमा को देख भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा के 15 दिन बाद हमें पता ही है न्यू मून नाइट होती है, यानी कि अमावस्या। न्यू मून नाइट को हिंदी में कहा जाता है अमावस्या। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज क्लियर नाइट। अगर इस दिन आप लोग नाइट स्काई को देखें अमावस्या के दिन, तो क्लियर दिखाई देता है नाइट स्काई, क्योंकि चंद्रमा तो होती नहीं है, जो है वो तो तारे ही होते हैं बस। ठीक है ना। तो ऐसे जो तारे चमकते हैं, जो चंद्रमा, सूरज, ये सब जो है, द सन, द मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो चमकते रहते हैं आसमान पर, और मतलब हमें दिखाई देते हैं, आसमान में जो भी कुछ दिखाई देता है, उन सबको क्या कहा जाता है, उन सबको कहा जाता है सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज, इसको हिंदी में कहते हैं खगोलीय पिंड। क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज। अब देखिए, some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light, which they emit in large amounts. कुछ जो celestial bodies है या खगोलीय पिंड है, उनको क्या है, वो बहुत ही बड़े होते हैं और बहुत ही गर्म, जैसे कि हमारा सूरज। तो वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो बनाई है बस गैसेस से, और जो गैस है वो क्या करते हैं, वो न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन होता ही रहता है उनके अंदर। तो क्या होता है, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनके पास उनकी अपनी गर्माहट भी है, हीट है, और क्या है, और लाइट है, यानी कि रोशनी है। उनके पास उनकी ऊष्मा भी है और रोशनी भी है, और वे उसको एमिट भी करते हैं। एमिट करना मतलब फेंकते भी हैं, मतलब जैसे कि सूरज की रोशनी और लाइट दिन के वक्त हमारे यहाँ आती है और रात होने पर नहीं रहती। तो क्या होता है, रात का जो समय है थोड़ा सा, मतलब जो गर्मी है वो कम रहता है ना। क्यों रहता है? क्योंकि दिन के वक्त सूरज की जो गर्मी है हमें बहुत ज्यादा ही मिलती है। These celestial bodies are called stars. The sun is a star. ये जो celestial bodies है सन के जैसे, मतलब हमारे सूरज के जैसे, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं स्टार्स, यानी कि तारे, सितारे। तो आप अब कहेंगे, तो सूरज यदि स्टार है, तो जो स्टार हम लोग अभी रात के वक्त देखते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो देखिए, दोनों ही स्टार हैं। स्टार कैसे हैं? मतलब जो रात के वक्त स्टार हम लोग देखते हैं, ये सब क्या है, ये हमसे बहुत ही दूर है, बहुत ही ज्यादा दूर, मतलब इतनी दूर जहां से इनकी मतलब गर्मी हमको मिल नहीं सकती। और जो सूरज है वो क्या है, वो हमारे पास है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, सौरमंडल में हमारी जो पृथ्वी है वो किसकी चक्कर काटती है? वो सूर्य के चक्कर काटती है। तो सूर्य ने ही उसको अपने गुरुत्वाकर्षण, जो मतलब उसका चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें बांध के रखा है। तो यदि सूरज ने उसको बांध के रखा है अपने मतलब चुंबकीय क्षेत्र में, इसका मतलब सबसे ज्यादा करीब जो तारा पृथ्वी के है वो कौन सा तारा है? वो सन है। आशा करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसीलिए इन सबको स्टार कहा जाता है। स्टार की क्या होती है? अपनी हीट होती है, अपनी लाइट होती है। और वो लोग किस चीज से बने हुए होते हैं? वो लोग बस गैसेस से बने होते हैं। समझ रहे हैं? Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us. जो मैंने कहा कि हम लोग क्यों फील नहीं कर पाते जो स्टार्स की गर्मी है या फिर उनकी लाइट ज़्यादा क्यों नहीं आती?
मतलब रात में अंधेरा क्यों रहता है? अगर वो स्टार है तो रात में तो उजाला हो सकता था, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा दूर है, बहुत ही ज्यादा, और वहां से पहुंच नहीं सकती हमारे पास उनकी रोशनी या फिर लाइट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक पिक्चर भी है, पिक्चर पे हम लोग बाद में आते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, बाद में हम देखेंगे पिक्चर में क्या है। ठीक है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग एट ए ग्रेट हाइट। अगर आप लोगों ने एरोप्लेन देखा होगा आसमान में, तो वो कितना छोटा दिखता है, मतलब एक उंगली से भी छोटा, सही ना? लेकिन क्या असल में वो उतना ही छोटा है? नहीं, उसके अंदर तो बहुत लोग होते हैं, 100, 200, 300, तो छोटा कहाँ से हुआ? लेकिन वो छोटा क्यों दिखता है? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दूर है हमसे। जो चीज हमसे दूर होती है वो क्या होती है? वो छोटी दिखती है। ठीक है, तो इसीलिए स्टार्स हमसे बहुत दूर है, इसीलिए बहुत ही छोटे छोटे दिखते हैं। जो स्टार ज्यादा दूर है वो बहुत ज्यादा छोटा दिखता है, कोई थोड़ा सा कम दूर है तो थोड़ा सा बड़ा दिखता है उससे, समझे? While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. अगर रात में आप लोग आसमान में देखें तो आप लोग मतलब नोटिस करेंगे कि तारों ने मिलकर ऐसा आकार, आकृति, नमूना ये लोग बनाए हुए हैं। इनको कहा जाता है कॉन्स्टलेशन। मतलब जैसे कि ये पिक्चर में आप लोग देखिए, यहाँ पे कुछ तारे हैं, ये लोग एक आकृति बनाए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, इनको कहा जाता है कॉन्स्टलेशन, या कॉन्स्टलेशन को अगर हम हिंदी में कहेंगे तो कहेंगे तारामंडल। क्या कहेंगे? तारामंडल या नक्षत्र मंडल। तो ये है नक्षत्र मंडल, बहुत से स्टार्स यानी कि तारे मिलकर नक्षत्र मंडल बनाते हैं। उर्सा मेजर और बिग बेयर इज वन सच कॉन्स्टलेशन, और ऐसे ही एक कॉन्स्टलेशन है जिसका नाम है उर्सा मेजर या बिग बेयर। क्या कहते हैं? उर्सा मेजर या बिग बेयर, ये एक कॉन्स्टलेशन है ऐसा ही। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टलेशन हैं जो मतलब संस्था इन सब पर रिसर्च करती है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। उनके मुताबिक पूरे आसमान में अगर हम गौर करें तो 88 कॉन्स्टलेशन ऐसे हमको नजर आएंगे। मतलब अभी तक कितना वो लोग बताते हैं कि 88 कॉन्स्टलेशंस हैं, और उन्हीं 88 में से एक है उर्सा मेजर या फिर बिग बेयर। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज सप्तर्षि, 7 sages. It is a group of 7 stars that forms a part of उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। और जो उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन है, उर्सा मेजर, ये जो यहाँ पे आपको 7 तारे दिख रहे होंगे, ये उर्सा मेजर नहीं है। उर्सा मेजर के एक पार्ट है ये, बस एक पार्ट। उर्सा मेजर इससे भी बहुत बड़ा है, वो एक भालू की तरह दिखता है। अगर आप लोग गौर करें तो वो बिग बेयर इसीलिए उसको नाम दिया गया है कि वो रात में एक भालू का शेप मतलब होता है, भालू की तरह दिखता है। तो जो उर्सा मेजर है उसी का एक पार्ट है सप्तर्षि। सप्तर्षि यानी कि भारत के जो प्राचीन भारत के खगोलविद है वो लोग इसको सप्तर्षि तारामंडल कहते थे। और क्यों कहते थे? भारत में 7 ऋषि हुए हैं जिनका नाम है वशिष्ठ, मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, अत्रि, अंगिरस और क्रतु। तो इन 7 ऋषियों के ऊपर इन तारों के भी नामकरण किए गए हैं, इसीलिए इसको सप्तर्षि तारामंडल कहा जाता है। और सप्तर्षि तारामंडल की खास बात है, उसके जो नीचे के 2 स्टार्स है, जो तारे हैं, अगर उसको एक लाइन में हम लोग देखें उससे, तो हम लोग एक तारा देख सकते हैं, ये वाला। और ये तारा जो है इसको कहते हैं पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा। और ये हमेशा उत्तर की दिशा में दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये जो उत्तरी ध्रुव है, पृथ्वी के तो 2 भाग है, ये अगर पृथ्वी है तो इधर एक भाग है और इधर एक भाग है। इस ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ये है उत्तर, यह है दक्षिण। तो ये जो तारा है ध्रुव तारा हमेशा इस दिशा में दिखाई देता है, मतलब हाफ में अगर करें पृथ्वी को हम तो हमेशा इस दिशा में दिखाई देता है ध्रुव तारा। ठीक है, और क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो नॉर्थ पोल के ऊपर है। उसको हम लोग कैसे देख सकते हैं? जो सप्तर्षि तारामंडल है उसके जो नीचे के 2 स्टार्स है, अगर उनको अलाइन करके हम लोग सीधा देखें एक रेखा में तो हमको ये ध्रुव तारा दिखाई देगा। ठीक है,
इसमें एक बात देखिए आप लोग, ये जो उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन है इसमें तो बहुत से तारे हैं, लेकिन सबसे जो ब्राइट स्टार है, सबसे ज़्यादा चमकता हुआ जो तारा है उसका नाम है ड्यूवे। आप लोग यहाँ पे स्पेलिंग देख सकते हैं, DUBHE, ड्यूव हम उसको बोलेंगे। तो ये है सबसे ब्राइट तारा उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का। लेकिन अगर ये उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का सबसे ब्राइट तारा है, फिर भी ये आसमान में दिखने वाला सबसे ब्राइट तारा नहीं है। सबसे ब्राइटेस्ट जो स्टार है आसमान में जो दिखता है उसका नाम है सीरियस। स्पेलिंग आप लोग देखिए, SIRIUS, सीरियस। और ये जो तारा है ये कैनिस मेजर नाम के कॉन्स्टलेशन में है, उसको द बिग डॉग भी कहा जाता है। ये जो कॉन्स्टलेशन है कैनिस मेजर, इसका और एक नाम है द बिग डॉग। और इसी कॉन्स्टलेशन में हमारा सबसे चमकता हुआ तारा आसमान में दिखाई देने वाला सीरियस पाया जाता है। तो आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं। In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. प्राचीन समय में क्या होता है, लोग तो डायरेक्शन जानने के लिए, मतलब एक जगह से अगर दूसरी जगह जाए और उनको दिशा भ्रम हो जाए, मतलब कौन सी दिशा कहाँ है अगर पता ना चले, वो लोग किसका हेल्प लेते थे? वो लोग हमेशा तारों का हेल्प लेते थे, तारों से दिशा का पता लगाते थे। और जो पता लगाते थे वो कैसे लगाते थे? यही ध्रुव तारा जो नॉर्थ स्टार या फिर पोल स्टार है उसको ही देख के, अगर नॉर्थ स्टार जिस डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन नॉर्थ होगा, उत्तर होगा, तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? साउथ। और ऐसे ही ईस्ट और वेस्ट का भी पता लगाते थे ध्रुव तारा की मदद से। ध्रुव तारा क्या होता है? इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन, वो हमेशा एक ही जगह पर रहता है in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of the Saptarshi. Look at the figure 1.1. जो फिगर 1.1 मतलब ये पिक्चर है, इसी को देखने के लिए कह रहे हैं कैसे ध्रुव तारे का पता हम लोग लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए, some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. कुछ खगोलीय पिंड ऐसे हैं जो कि मतलब उनके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती। समझ रहे हैं? जो हीट और लाइट देने वाले खगोलीय पिंड है वो किससे बने होते हैं? वो गैसेस से बने होते हैं। लेकिन दूसरे जो जिनके पास मतलब हीट और लाइट नहीं रहती, वो मतलब गैसेस से नहीं बने होते। जैसे कि ये पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये है हमारा स्टार, हमारा तारा, इसको कहते हैं सन, ठीक है। और सन के बाद यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे खगोलीय पिंड है, इनके पास पर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये आग जलती नहीं दिख रही हमको, तो इनके पास ना हीट है ना मतलब रोशनी है। इनको कहा जाता है प्लैनेट्स। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, यानी कि ग्रह। इनको क्या कहा जाता है? ग्रह। जैसे कि यहाँ पे देखिए मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, जो 8 ग्रह है, यही तो घूमते रहते हैं हमेशा सूर्य के चारों ओर, तो इनको कहा जाता है ग्रह। और ये इनको लाइट और हीट कहाँ से मिलती है? उनके स्टार से, जिसके चारों ओर ये लोग घूमते रहते हैं। जैसे कि सूर्य से लाइट भी मिलती है और ऊर्जा भी मिलती है, मतलब हीट भी मिलती है। अब ये वर्ड आया कहाँ से? प्लैनेट। प्लैनेट जो ग्रह है, ये वर्ड आया कहाँ से? द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई। ग्रीक शब्द है एक प्लैनेटाई, प्लैनेटाई से आया है ये शब्द प्लैनेट। और प्लैनेटाई का मतलब क्या होता है? वैंडरर। देखिए वैंडरर्स, वैंडरर्स होते हैं जो लोग भटकते रहते हैं, पथिक। अब क्यों कहा जाता है भटकते रहते हैं या फिर पथिक? आप लोग समझ ही रहे होंगे, क्योंकि हमेशा ये सब घूमते रहते हैं, एक ही जगह पे कभी नहीं रहते और सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। इसीलिए जो प्लैनेटाई है वो उस शब्द से प्लैनेट शब्द का मतलब सृजन हुआ। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए प्लैनेट। हमारा जो अर्थ है प्यारा पृथ्वी, ये भी एक ग्रह है, प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज आवर नियरेस्ट स्टार। इफ वी लुक
look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. अगर हम लोग चांद से देखें पृथ्वी को तो पृथ्वी भी कैसी दिखेगी, चांद की तरह दिखेगी, मतलब चमकती, मतलब रोशनी फैलाती। लेकिन रोशनी तो है नहीं, अगर चांद ना हो, अमावस की रात हो, तो आप लोग क्या देखते हैं, अंधेरा हो जाता है, चारों कुछ भी नहीं दिखाई देता है ना। पर अगर हम लोग चांद पे चले जाएं तो हम लोगों को दिखाई देगा पृथ्वी तो बहुत ही रोशनी से भरी हुई है और चांद की तरह चमकती दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि ये जो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, इसी की वजह से ग्लो करेगी पृथ्वी। ठीक है, अब देखिए कुछ प्लैनेट्स, यहाँ पे तो 8 प्लैनेट मैंने कहा ही आप लोगों को, जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, मतलब मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये जो 8 ग्रह है, यही है हमारे सोलर सिस्टम के 8 ग्रह, और इन्हीं से मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है। अब इन ग्रहों में देखिए 2 ग्रह है, 2 नहीं एक्चुअली 3 ग्रह है, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। इन ग्रहों के चारों ओर है रिंग्स। रिंग्स, ये जो आप लोग यहाँ पे जुपिटर पे देख रहे होंगे, ये है रिंग, चारों ओर एक बनी हुई है, एक पट्टी या फिर एक पट्टा बना हुआ है उसके चारों ओर। तो क्या है, वो 3 ग्रह पे है, मतलब सौरमंडल के, जुपिटर पे भी है, सैटर्न पे भी है और यूरेनस पे भी है। तो ये और कुछ नहीं, ये है मलबा। मलबा मतलब जैसे कि धूल, बर्फ, ये सब मिलकर, और पत्थर के टुकड़े, ये सब हमेशा इस ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं, और इसीलिए हमें ये दूर से दिखाई देता है एक रिंग की तरह। अगर टेलीस्कोप के सहारे हम लोग देखें, मतलब पृथ्वी से भी देख सकते हैं रिंग, टेलीस्कोप बहुत ही मतलब दूरबीन होती है लंबी सी एक, उससे अगर हम लोग देखें तो हम लोग पृथ्वी से भी इन ग्रहों को देख सकते हैं और इनके रिंग्स भी हम लोगों को दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे जो सोलर सिस्टम पे। तो द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ये है 8 ग्रह, ठीक है, और यहाँ पे दिखाई दे रही है एक बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट। यह सब मिलके हमारे सोलर सिस्टम फॉर्म करते हैं। और यहाँ पे पृथ्वी के निकट आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा गेंद की तरह, ये है चंद्रमा, चांद। जो प्लैनेट्स है वो क्या करते हैं, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन चंद्रमा क्या करता है, ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। समझ रहे हैं? प्लैनेट्स, पृथ्वी खुद सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और चंद्रमा लेकिन सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यहाँ पे आप और एक देख सकते हैं मून, ये भी अपने ग्रह का चक्कर लगाता है, ठीक है। तो इन सब को कहा जाता है सैटेलाइट्स, या फिर हिंदी में अगर हम कहें उपग्रह। क्या कहते हैं? उपग्रह। ये है ग्रह, ये है उपग्रह। तो ये जो ग्रह, उपग्रह, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, ये सब मिलकर हमारे सोलर सिस्टम बनाते हैं। देखिए, जो मैंने पहले ही आपको बताया, सोल एक शब्द है रोमन माइथोलॉजी का, उसी से ये सोलर शब्द आया है। और सोल का मतलब है सन गॉड, या रिलेटेड टू द सन, मतलब सूर्य से संबंधित, ठीक है। तो हम आते हैं हमारे सन के ऊपर, मतलब सन से ही तो सब कुछ है। अगर सन ना हो तो क्या ये सब ग्रह रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सन ही तो वो फोर्स है, मतलब वो चुंबकीय शक्ति है जो बांध के रखती है सबको। वो जो चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर, क्यों लगाते हैं? क्योंकि सूर्य का जो फोर्स है, जो शक्ति है, वो बांध के रखती है, ठीक है। तो आते हैं हमारे सूर्य की ओर। सूर्य जो है ना, वो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, सबसे बड़ी जो पिंड है हम लोग कह सकते हैं, वो सूर्य है। जो सूर्य है, ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा खगोलीय पिंड है। और सूर्य आप जानते हैं यह बहुत ही गर्म है और हमेशा जलता ही रहता है, हीट भी देता है, लाइट भी देता है। और इसका टेम्परेचर जानना चाहेंगे आप लोग कितना है? इसका जो टेम्परेचर है वो है
5500 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हैं कितना डिग्री सेल्सियस? 5500 से भी ज्यादा, मतलब ये तो मैं बोल रहा हूं इससे थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। इतना डिग्री सेल्सियस है, मतलब बहुत ही ज्यादा गर्म है, आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो जो सूर्य है वो हमारे सौरमंडल का केंद्र है, बहुत ही गर्म गैस से बना हुआ है, इसीलिए इसकी इतनी ज्यादा मतलब उष्णता है और लाइट भी देता है। और सूर्य की जो बनावट है इसमें दो गैसेस है, एक है हाइड्रोजन, ये मतलब ये आपके इस चैप्टर में नहीं है लेकिन फिर भी हम लोगों को जान के रखना जरूरी है। एक है हाइड्रोजन और एक है हीलियम। हीलियम, ये एम है, हीलियम। तो ये जो दो गैसेस है इसमें हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा है, 92% है हाइड्रोजन। पूरे सूर्य के जो मास है उसमें 92% हाइड्रोजन है और 7% से थोड़े ज्यादा, यानी 7.8 आप लोग समझ लीजिए, 7.8% हीलियम है। ये दो गैसेस मिलकर बनाती है हमारे सूर्य को। और आप लोग समझ ही गए होंगे सूर्य हमसे कितना ज्यादा दूर है, मतलब बाकी तारों से तो पास ही है, बाकी तारे तो बहुत ही ज्यादा दूर है, फिर भी सूर्य हमसे बहुत ही ज्यादा दूर है, क्योंकि इसकी जो टेम्परेचर आप लोग देख रहे हैं 5500 डिग्री सेल्सियस, अगर करीब होती तो क्या होता, ये सब कुछ जला देती। लेकिन दूर होने के कारण हमको जितनी जरूरत है उतना ही उष्णता हमारे पास पहुंच रही है। तो सूर्य हमसे कितना दूर है आप लोगों को जानने की उत्सुकता जरूर हो रही होगी। सूर्य हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। समझ रहे हैं कितने किलोमीटर? 150 मिलियन किलोमीटर। देखिए ये है सूर्य और ये है पृथ्वी। यहाँ पे क्या लिखा है? 150। तो 150 से अगर आप लोग ये समझ ले कि बस 150 किलोमीटर दूर है, ऐसा नहीं है, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। और 1 मिलियन में होता है 10 लाख। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, अगर हम लोग को 1 मिलियन में 10 लाख होता है तो 150 मिलियन में कितना होगा? 150 बार 10 लाख। इसको अगर गुना करें 10 लाख से तो हमको मिलेगी एग्जैक्ट मतलब वो दूरी। इसके अलावा बाकी ग्रह कौन कितने दूर है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे करीब है मरक्यूरी, वो है सिर्फ 58 मिलियन किलोमीटर दूर। सिर्फ 58 यहाँ पे नहीं है, सिर्फ 58 मिलियन किलोमीटर्स। और उसके बाद है वीनस, उसके बाद अर्थ। अब आते हैं हमारे प्लैनेट्स की ओर, और ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब जियोग्राफी जो वर्ड है जिसकी ओरिजिन मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिए। उसके अलावा जियो से और कुछ शब्द जैसे जियोलॉजी, जियोमेट्री और जियो क्या है ओल्ड, जियो सॉरी ये ओइड है, जियोइड। तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो उसके बाद आते हैं प्लैनेट्स पर। आप लोगों को अभी तक पता ही चल ही गया होगा, मतलब 8 प्लैनेट्स है। पहली है मरकुरी, उसके बाद वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इसको याद रखने का एक बहुत ही आसान सा तरीका यहाँ पे दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक पर। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। यहाँ पे एम से मरक्यूरी, बी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। ठीक है, तो ये जो प्लैनेट्स है ये लोग हमेशा सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ। और इनके जो पाथ है, जो पथ है वो फिक्स्ड है, वो मतलब बदल नहीं सकते, वो फिक्स्ड है। दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। ये जो पाथ आप लोग देख रहे हैं ये पूरा सर्कल नहीं है, मतलब गोल नहीं है एकदम ऐसे, ये थोड़ा सा लंबा खिंचा हुआ वृत्त, थोड़ा सा खिंचा हुआ इनका जो पथ है, और ये फिक्स्ड है। यहाँ पे बस दिखाई देने के लिए यहाँ पे पथ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आसमान पे तो ऐसा कुछ होगा नहीं, यहाँ पे रस्सी की तरह तो कुछ नहीं है जो लटकती रहती है सब प्लैनेट। तो
ये बस आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे ड्राइंग किया हुआ है। इनके जो ये पाथ है ये एलोंगेटेड है, आप लोग याद रखिएगा, सर्कल नहीं है पूरा। मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट टू द सन, हम लोगों को पता ही है, अभी देखा हम लोगों ने, सबसे जो करीब है सन के वो मर्क्यूरी है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। ये जो अपने ऑर्बिट मतलब अपना जो पथ है, मतलब कक्षा है जो ग्रह पथ, उसको एक चक्कर लगा के फिर से उसी स्थान पर आने के लिए इसको लगते हैं 88 days यानी कि 88 दिन। Venus इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि अर्थ की ट्विन यानी कि जुड़वा कौन सी ग्रह है। तो अर्थ की जुड़वा हम लोगों को यहाँ पे जो वीनस है, शुक्र है, उसे कहा जाता है। ये अर्थ, ये है अर्थ और ये है वीनस, मतलब इसको कहा जाता है अर्थ का जुड़वा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि साइज और शेप में ये मतलब अर्थ की तरह ही दिखता है, मतलब यहाँ पे ज्यादा ही छोटा दिखाया गया है, इतना छोटा नहीं है, अर्थ से थोड़ा ही छोटा है वीनस, इसीलिए इसको अर्थ का, पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। और एक मजे की बात आप लोगों को बताऊं, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तब हम लोग पढ़ते थे कि सौरमंडल में मतलब 9 ग्रह हैं, लेकिन अभी मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूँ कि सौरमंडल में सिर्फ 8 ही ग्रह हैं। जो 9वां ग्रह है वो गया कहाँ, तो उसके बारे में देखिए। टिल रिसेंटली, मतलब कब से, 2006 तक, प्लूटो वाज ऑल्सो कंसिडर्ड ए प्लैनेट, एक ग्रह था जिसका नाम था प्लूटो, जो नेपच्यून के बाद आता था, मतलब आखिर में आता था। उसको 2006 तक ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में एक मीटिंग हुई जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, जिसके बारे में बताया कुछ देर पहले आपको, तो उनकी एक मीटिंग हुई और मीटिंग में उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब से इसको ग्रह का दर्जा हम लोग नहीं देंगे, ये ग्रह नहीं है। और ग्रह होने के लिए कुछ शर्तें रखी है उन लोगों ने। शर्तें आप लोगों को बाद में जाकर पता चलेंगी क्या शर्तें हैं, लेकिन ये जो प्लूटो है और इसकी तरह जो छोटे सेलेस्टियल खगोलीय जो पिंड है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि और एक है सीरस 2003, ये एक एस्टेरॉयड है, तो ये भी मतलब इन लोगों को अब से कहा जाएगा ड्वार्फ प्लैनेट्स। क्या कहा जाएगा? ड्वार्फ प्लैनेट्स, यानी कि बौने ग्रह। ये लोगों को अब ग्रह नहीं कहा जाएगा, इन लोगों को ड्वार्फ प्लैनेट्स कहा जाएगा, यानी कि बौने ग्रह। तो अगर प्रश्न आए कि प्लूटो क्या है, प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। देखिए, humans have always been fascinated gazing at the night sky. Those who study the celestial bodies and their movements are called astronomers. जो लोग ये जो खगोलीय पिंड है उसकी स्टडी करते हैं उनको कहा जाता है एस्ट्रोनोमर। एस्ट्रोनोमर मतलब कि खगोलविद या फिर खगोल विज्ञानी हम लोग कह सकते हैं। तो प्राचीन भारत में ऐसे ही एक एस्ट्रोनोमर हुए जिनका नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जब आधुनिक विज्ञान था भी नहीं, जब ये नए नए मशीन्स और साइंस ये था भी नहीं, तभी उन्होंने बता दिया था कि जो प्लैनेट्स है वो क्यों शाइन करते हैं, क्योंकि दे शाइन ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड सनलाइट। जो सन की जो लाइट आती है वो रिफ्लेक्ट करती है, इसीलिए प्लैनेट्स शाइन करते हैं। और यहाँ पे एक बात आपको बताना भूल ही गया, जो रात में आसमान में आप लोग देखते हैं कुछ तारे टिमटिमाते रहते हैं और कुछ मतलब टिमटिमाते नहीं, स्थिर रहते हैं। तो जो तारे टिमटिमाते रहते हैं वो है असल में स्टार्स, और जो स्थिर रहते हैं टिमटिमाते नहीं है, चंद्र की तरह बस अपना वो रोशनी देते हैं, वो असल में प्लैनेट्स हैं। और प्लैनेट्स को क्यों हम लोग ऐसा देख रहे हैं, मतलब लाइट से भरा हुआ, क्योंकि उसमें उसका जो स्टार है उसकी रोशनी आकर पड़ी है। मतलब हमारे स्टार जो सन है उसके चारों ओर तो 8 प्लैनेट्स हैं, हम लोगों को पता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे स्टार्स है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। सभी स्टार्स के अपने प्लैनेट होंगे, तो जो प्लैनेट्स है वही हम लोगों को दिखाई देता है। जो स्टार्स है उसकी रोशनी जब प्लैनेट पर आकर पड़ती है तो वो चमकता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे अर्थ पर। तो प्लूटो आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्लूटो क्या है। प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है और सीरस भी एक ड्वार्फ प्लैनेट है। तो अर्थ क्या है? अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सूर्य
से निकटतम तीसरा ग्रह, मतलब सूर्य के तीसरा सबसे निकट ग्रह है अर्थ यानी कि पृथ्वी। इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट, और साइज में ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है, मतलब पांचवा सबसे बड़ा ग्रह, पांच नंबर पे आता है साइज के अनुसार। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, दैट इज व्हाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। अगर हम अर्थ को देखें, ये जो अर्थ है आप लोग देखिए, ये पूरा गोल ऐसे नहीं है। अर्थ को क्या कहा गया, ये जो पोल्स है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, पोल्स पे ये थोड़ी सी चपटी है, मतलब अगर एक गेंद को आप लोग ऊपर और नीचे से दबा के प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ऊपर और नीचे थोड़ा सा चपटा हो जाएगा ना, वही शेप है अर्थ का। अगर कहा जाए तो उसको जियोइड शेप कहते हैं, जियोइड, GEOID, जियोइड। तो ये शब्द आप लोग याद रखिएगा। जियोइड का मतलब है अर्थ लाइक, मतलब पृथ्वी की तरह जो है उसको कहते हैं जियोइड, ठीक है। और थोड़ा सा बाकी है, हम लोग खत्म कर लेते हैं आज का हमारा ये चैप्टर। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। जीवन पनपने की जो शर्तें हैं वो अर्थ पर सही से ही पाई जाती हैं। मतलब अभी तक तो सिर्फ अर्थ पर ही जीवन का संधान, मतलब जीवन है ऐसा पता है हमको, दूसरे किसी ग्रह पर जीवन का संधान हमको अभी तक मिला नहीं। तो जो अर्थ है वो ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, उसके पास हमारे पृथ्वी पे वाटर भी है और एयर भी, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। Because of these reasons, the Earth is a unique planet in the solar system. तो जो मतलब ये गैसेस है, ये जो वायुमंडल है, हवा है और पानी है, ये सब बस अर्थ पे ही मिलता है अभी तक हमको पता है। और जीवन पनपने के लिए ये सब बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि हमको पता है कि हम लोग सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस का व्यवहार करते हैं और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का। पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा है जीवन पनपने के लिए। ये सिर्फ अर्थ पर ही पाई जाती है अब तक हमको जितना पता चला है, और इसीलिए अर्थ पर जीवन है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। इट इज देयरफॉर कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। अगर हम अंतरिक्ष से जाके ऐसे पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी हमको ब्लू नजर आएगी। देखिए ये जो पिक्चर है, जो फोटो है, ये भी अंतरिक्ष से ली गई है। तो पृथ्वी हमको कैसा दिखाई दे रहा है, नीली दिखाई दे रही है ना। क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि पृथ्वी का 2/3 हिस्सा, जो 2/3 है, 2/3 हिस्सा क्या है, वाटर है, मतलब पानी है। और ये पानी कहाँ है, ये महासागर है बड़े बड़े, और रिवर्स है, सागर है, ये सब है। इसीलिए पृथ्वी का जो 2/3 हिस्सा है वो पानी से भरा हुआ है, और इसीलिए पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा पानी से भरा हुआ है, मतलब पानी है। और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी गई है, देखिए, लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जो रोशनी है उसकी गति, आप लोग प्रकाश की गति आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा मूवीज में, या फिर जो डिस्कवरी नेट जियो पे जो दिखाते हैं। तो जो प्रकाश की गति है वो पर सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है, मतलब एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक प्रकाश जा सकता है, मतलब जाता ही है। जैसे कि अगर मान लीजिए फ्लैट सरफेस है, जो अर्थ है ये फ्लैट है, पूरा चपटी है, और यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे आप हैं, हमारी जो दूरी है ये 3 लाख किलोमीटर है, ठीक है। और हमारे बीच में यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है, पर्वत नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर भी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से एक ऐसा कुछ मेरे पास हो टॉर्च हो, जिसके पास इतनी लाइट हो, इतनी क्षमता हो कि वो 3 लाख किलोमीटर तक जा सके, तो यहाँ से जब मैं टॉर्च ऑन करूँगा, मतलब 1 सेकंड में जाके ये आपके पास पहुँच जाएगी। समझ रहे हैं, इतनी गति है, लाइट की गति है पर सेकंड कितनी किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर्स। फिर भी देखिए, फिर भी क्या है,
Yet even with this speed, the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth. लाइट की गति इतनी ज़्यादा है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, फिर भी जो सूर्य की जो किरणें हैं उनको पृथ्वी में आने में 8 मिनट लग जाते हैं। समझना कितना दूर है सूर्य, 1 सेकेंड में ही 3 लाख किलोमीटर चला जाएगा रोशनी, फिर भी 8 मिनट लगते हैं सूर्य की रोशनी पृथ्वी में पहुंचने के लिए। इसी से आप लोग अंदाजा लगाइए सूर्य कितना दूर है हमसे। अब आते हैं हमारे प्यारे जो मून है, मून पर देखिए, आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज द मून। हम लोगों ने देखा सैटेलाइट क्या है, जो चीजें मतलब ग्रह के प्लेनेट के चारों ओर घूमती है उसको सैटेलाइट कहा जाता है। तो हमारे अर्थ का एक ही प्राकृतिक सैटेलाइट है। अभी मैं प्राकृतिक क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को अभी पता चलेगा। तो अर्थ का एक ही प्राकृतिक सैटेलाइट है, उसको कहा जाता है चंद्रमा। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इसका जो व्यास है, इसकी जो व्यास है, ये जो पृथ्वी का व्यास है, पृथ्वी के व्यास से व्यास का मतलब 1/4 है। 4 भाग का 1 भाग, 1/4 है चंद्रमा का व्यास। It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies। और चंद्रमा इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? चंद्रमा तो बहुत ही छोटा है, पृथ्वी से भी छोटा है, अभी हम लोग को पता चला, मतलब 1/4 है पृथ्वी का, फिर भी इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये बहुत ही पास है हमारे, ये जो सन स्टार्स हैं उनसे भी बहुत ज्यादा पास, मतलब पृथ्वी के सबसे करीब क्या है? चंद्रमा है, इसीलिए चंद्रमा इतना बड़ा दिखाई देता है। फिर भी ये कितना दूर है देखिए, इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ये हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है, फिर भी इतना ज्यादा किलोमीटर दूर है, 3,84,400 किलोमीटर। अब इससे आप लोग अंदाजा लगाइए कि सूर्य कितना दूर है हमसे, चंद्रमा कितना दूर है, और सूर्य से चंद्रमा की दूरी कितनी है, ये आप लोग इसका पता लगाइए, ठीक है। The moon moves around the earth in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर तो घूमती रहती है ऐसे, तो ये जो घूमती रहती है पृथ्वी के चारों ओर, इसको एक चक्कर ऐसे लगाने में लग जाते हैं 27 डेज, यानी कि 27 दिन। और ये खुद भी घूमती है, मतलब गति 2 प्रकार की होती है, आप देखिए। एक है खुद घूमना, जैसे कि अगर पृथ्वी को मैं यहाँ से पकड़ के ऐसे घुमा दूं ऊपर से, तो ये अपनी जगह पे घूमती रहेगी ना ऐसे ऐसे, तो इसको कहते हैं मतलब दैनिक गति, या फिर आप लोग समझिए इसको घूर्णन गति कहा जाता है। और एक है पृथ्वी घूमते रहती है सूर्य के चारों ओर, तो अगर ये सूर्य है तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी से घूमती रहेगी, इसको कहा जाता है परिक्रमण गति। क्या कहा जाता है? परिक्रमण गति, ठीक है। तो चंद्रमा का भी ऐसा 2 गति है, एक है दैनिक गति और एक है परिक्रमण। परिक्रमण यानी कि पृथ्वी के चारों ओर घूमना, और जो घूर्णन है वो खुद घूमते रहती है। तो खुद घूमती है ये 27 दिनों में एक चक्कर, मतलब यहाँ से घूम के आने में 27 दिन लगते हैं, और इसको पृथ्वी के चारों ओर घूम के आने में भी 27 दिन लगती है। तो 27 दिन में खुद भी घूमती है और पृथ्वी के चारों ओर भी 27 दिन में ही घूमती है। और इसीलिए क्या होता है, As of result, only one side of the moon is visible to us on the earth। इसीलिए पृथ्वी पर हमें मतलब सिर्फ एक साइड दिखाई देता है, इसका एक साइड दिखाई देता है हमेशा, क्योंकि एक ही टाइम पे ये खुद भी घूमती है और पृथ्वी के चक्कर भी लगाती है। अब सैटेलाइट क्या है देखिए, A satellite is a celestial body that moves around the planets in the same way as the planets move around the sun। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया आपको, सैटेलाइट वो चीज़ है जो प्लेनेट के चारों ओर घूमती है, जैसे कि प्लेनेट सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। प्लेनेट घूमते हैं सूर्य के चारों ओर, और सैटेलाइट घूमती है यानी कि उपग्रह घूमता है ग्रह के चारों ओर। अब यहाँ पे एक और प्रकार का सैटेलाइट है, मैंने पहले बोला ना नेचुरल सैटेलाइट, ये है एक नेचुरल सैटेलाइट, मतलब इसको इंसानों ने नहीं बनाया, लेकिन कुछ ऐसे भी सैटेलाइट्स है जिनको इंसानों ने बनाया है, उसको कहते हैं ह्यूमन मेड सैटेलाइट, यानी कि मानव निर्मित उपग्रह। इट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी, ये एक आर्टिफिशियल बॉडी है। आर्टिफिशियल मतलब जो नेचुरल नहीं है, जो नेचुरल नहीं है उसको क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल।
इट इज डिजाइंड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशंस। इसको बनाया ही जाता है क्योंकि ये जाके प्लेनेट के चारों ओर घूमती रहे और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करे, मतलब बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन चाहिए साइंटिस्ट को, मतलब पता लगाने के लिए यूनिवर्स क्या है, प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है सैटेलाइट्स। ऐसे ही कम्युनिकेशंस भी सैटेलाइट से। आप लोगों को अगर गूगल मैप्स के बारे में पता है, गूगल मैप्स कैसे दिखाते हैं, मतलब कौन सी जगह क्या है, रास्ता कहाँ जाता है, कैसे जाता है, ये सैटेलाइट्स की मदद से। बहुत ही मतलब पावरफुल कैमरा लगे हुए होते हैं, उनसे ही हम लोग पिक्चर देखते हैं। गूगल मैप्स में अगर आप जाकर पिक्चर देखें, सैटेलाइट व्यू करें, तो पूरी सब कुछ दिखाई देती है, रोड्स, फैक्ट्रीज, हाउसेस, सब कुछ दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए, सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस आर इनसेट, IRS, एडुसेट। और भारत ने भी कुछ सैटेलाइट्स भेजी है। सैटेलाइट्स कैसे भेजी जाती है, देखिए यहाँ पे दिखाई गए हैं, रॉकेट के जरिए। ये जो रॉकेट है, रॉकेट पृथ्वी से छोड़ा जाता है, अंतरिक्ष में जाके, मतलब जहाँ पे उसको बैठाना होता है सैटेलाइट को, वहाँ पे जाके देखिए रॉकेट का एक एक भाग टूटता रहता है और टूट टूट के गिरता रहता है, और आखिर में जाके सैटेलाइट अपने ऑर्बिट पे स्थापन कर दी जाती है। तो ऐसे ही बहुत से सैटेलाइट्स इंडिया ने भी भेजे हैं। एक ऐसा ही सैटेलाइट है इनसेट, IRS, एडुसेट, ये सब। और जो पहला सैटेलाइट इंडिया ने भेजा है उसका नाम है आर्यभट्ट। क्या नाम है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में कुछ देर पहले ही आप लोगों को बताया। वो एक एस्ट्रोनॉमर थे, मतलब प्राचीन भारत के एक खगोल विज्ञानी। तो उन्हीं के नाम पर भारत का जो पहला सैटेलाइट जो भारत ने भेजा, उसको नाम दिया गया था आर्यभट्ट। ठीक है। और यहाँ पे एक पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये पिक्चर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग की। ये पहले इंसान है जो चंद्र पर गए थे। मतलब वैज्ञानिक क्या करते हैं, रिसर्च के लिए इंसानों को भी भेजते हैं चंद्रमा पे। तो जो पहले इंसान भेजे गए थे वो अमेरिका के थे, उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये चंद्रमा पे गए थे कब, देखिए 20 जुलाई 1969। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पे पहली बार उन्होंने कदम रखा था। इसके बाद आते हैं हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी दो पार्ट्स जो है एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स। तो एस्टेरॉइड्स क्या है? एस्टेरॉइड्स हैं कुछ ऐसे भी मतलब बॉडीज है, रॉक्स, मतलब पत्थर की बनी हुई, वो भी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है और पाई जाती है। ये आप देखिए, जो मार्स है और जुपिटर है, उन दोनों के ऑर्बिट के बीच में जो खाली जगह है, यहाँ पे पाई जाती है एस्टेरॉइड्स। मतलब ये मलबा है। वैज्ञानिकों का मतलब ये मानना है कुछ वैज्ञानिकों का कि बहुत पहले यहाँ पे एक प्लेनेट हुआ करती थी, लेकिन सूर्य का जो फोर्स है या प्लेनेट सह नहीं पाई और बिखर गई टूट के। तो उसी का जो मलबा है, जो टुकड़े हैं, वो सूर्य के चक्कर काटते रहते हैं यहाँ पे। इस बेल्ट को कहा जाता है एस्टेरॉइड बेल्ट। तो एस्टेरॉइड को हिंदी में हम लोग कहते हैं क्षुद्र ग्रह, मतलब छोटा ग्रह, क्षुद्र ग्रह। There are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. लेकिन ये एस्टेरॉइड जो है, ये हमेशा मार्स और जुपिटर के बीच में ही इनका ऑर्बिट है, ये घूमती रहती है सूर्य के चारों ओर। ठीक है। These are found between orbits of Mars and Jupiter. Scientists are of the view that asteroids are parts of a planet which exploded many years back. यही वैज्ञानिकों का मानना है। बहुत पहले यहाँ पे एक ग्रह था और वो एक्सप्लोड हो गया था, विस्फोट के कारण उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे, और वही अभी एस्टेरॉइड्स है। लेकिन जो मीटेरॉइड्स है, ये लेकिन बहुत ही खतरनाक होते हैं। इनको हिंदी में कहा जाता है उल्कापिंड। ये क्या है? ये भी स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स है, मतलब छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े हैं। ये भी सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं, लेकिन ये इनका कोई फिक्स्ड मतलब ऐसा पाथ नहीं है, ये कहीं भी घूमते रहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स दिस meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. जो meteoroids कभी कभी पृथ्वी के ज़्यादा करीब आ जाते हैं, तो क्या होता है, पृथ्वी का अपना एक बल है, मतलब गुरुत्वाकर्षण, वो उनको खींच लेती है अपनी तरफ, और ये पृथ्वी पे आके गिरते हैं यहाँ पे। लेकिन हम लोग कुछ सेफ है, क्योंकि गिरते वक्त हवा के साथ इसका जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन विद द एयर,
ड्यूरिंग द प्रोसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। गिरते हैं बहुत ही तेजी से, तो क्या होता है, हवा के साथ इनका घर्षण होता है। घर्षण की वजह से क्या होता है, अगर ज्यादा घर्षण होता है, हमको पता है आग निकलती है, तो ये जलने लगते हैं। और जल का क्या होता है, इट कॉजेज ए फ्लैश ऑफ लाइट। हमको आसमान में कभी कभी लाइट दिखाई देती है। आप देखिए कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, आप अगर सिनेमा में देखे या सीरियल्स पे, टूटता तारा बहुत ही यूज किया जाता है ये वर्ड, टूटता हुआ तारा, विश मांगते हैं टूटते हुए तारे को देख के। तो तारा कभी टूटता नहीं है, वो है उल्का पिंड यानी कि मीटेरॉइड्स। ये हवा के घर्षण की वजह से ये जलने लगते हैं और वैसे दिखाई देते हैं। और ये जल के क्या हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कोई बड़ा अगर मीटेरॉइड हो, अगर पूरी तरह ना जले और पृथ्वी पे गिर जाए, भूमि पे, तो बहुत बड़ा गड्ढा भी कर सकता है, या फिर इंसानों के बीच अगर गिरे तो बहुत ही नुकसान भी कर सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को आज पता चला प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में, एस्टेरॉइड, मीटेरॉइड्स और मून्स के बारे में। तो पृथ्वी का एक ही मून है, लेकिन दूसरे प्लैनेट्स के बहुत सारे मून है। वो हम लोग बाद में हायर क्लासेस के जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा। ठीक है, तो एक आखिरी बात है यहाँ पे, शक्तिमान जिन लोगों ने मतलब देखा होगा, वहां पे एक शब्द कहा जाता है आसमान दिखाकर कि आकाश गंगा। अगर याद हो, याद है आप लोगों को? तो आकाश गंगा क्या है, वो बस ऐसे ही नहीं दिखाया गया। आकाश गंगा है हमारी गैलेक्सी, उसको अंग्रेजी में कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। क्लियर एक आसमान हो देखेंगे तो आपको व्हाइट ग्लोइंग पैथ अक्रॉस द स्काई, मतलब एक पथ दिखाई देगा व्हाइट सा, सफेद सा, उसको कहा जाता है आकाश गंगा, यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी इस मिल्की वे गैलेक्सी का ही एक पार्ट है। इसमें और बहुत से सोलर सिस्टम्स होंगे, बहुत से और सोलर सिस्टम होंगे और ग्रह होंगे। तो ये जो यूनिवर्स है, यहाँ पे बहुत से स्टार सिस्टम्स हैं, मतलब सोलर सिस्टम्स हैं, और इसको कहा जाता है गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। लेकिन गैलेक्सी से भी बड़ा एक है जहाँ पे बहुत सारी गैलेक्सीज एक साथ रहती हैं। अगर मैं आपको समझाऊं, यह है हमारा सोलर सिस्टम, और ऐसे बहुत से सोलर सिस्टम मिलके क्या बने हैं, एक गैलेक्सी। इसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, और ऐसे ही और गैलेक्सीज है, उन गैलेक्सीज में भी मतलब क्या होगा, बहुत से सोलर सिस्टम होंगे, स्टार सिस्टम्स होंगे, और इन सब गैलेक्सी को मिला के बना है एक यूनिवर्स। इसको कहा जाता है यूनिवर्स। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था कि वो एक कौन थे जिन्होंने जियोग्राफिया जो वर्ड है उसको सबसे पहले यूज़ किया था। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले जो जियोग्राफी वर्ड है ये इन्होंने यूज़ किया था। इनका नाम है इराटोथीनस। ये ग्रीक स्कॉलर हैं, स्कॉलर भी है, लाइब्रेरियन, पोएट, इन्वेंटर ये थे। इनका नाम है इराटोथीनस। देखिए जन्म कब हुआ था, 276 BC, यानी कि यीशु के जन्म के 276 साल पहले। और जहाँ इनका जन्म हुआ था वो हिस्सा अभी लीबिया नामक देश में है। और इनका मृत्यु हुआ था 194 BC में, मतलब 194 BC में इनका मृत्यु हुआ था, और मृत्यु के समय इनकी एज थी 82 ईयर्स। ठीक है, तो इन्होंने ही सबसे पहले जियोग्राफिया जो वर्ड है उसका यूज़ किया था। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम कितने छोटे हैं इस यूनिवर्स के मुकाबले। हम यहाँ पे हैं अर्थ पे, अर्थ से बड़ा है सोलर सिस्टम, मतलब हम सोलर सिस्टम में है। अर्थ सूर्य के चारों ओर घूमता है, सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर सिस्टम किसका पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का। और मिल्की वे गैलेक्सी में और भी बहुत सारे स्टार सिस्टम्स होंगे, और मिल्की वे गैलेक्सी पार्ट है यूनिवर्स का। द यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में और भी बहुत सारे गैलेक्सीज होंगे। उन जो गैलेक्सी है उनमें भी अपने अपने सोलर सिस्टम्स होंगे। मतलब कितना विशाल है ये ब्रह्मांड, आपको इसी से पता चलेगा। तो ये जो वीडियो है बहुत ही लंबा हो चुका है अभी, और इसको आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। और इसके जो कुछ प्रश्न है इसका
एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा और प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आऊंगा जल्द ही। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर दे, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोस है उसके भी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग सब खुश रहे और